बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है वेटिंग फॉर गोडो एज अ रिलीजियस प्ले या फिर होप फॉर साल्वेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्ले है वेटिंग फॉर गोडो का। तो बेसिकली वेटिंग फॉर गोडो एक प्ले है जो कि लिखा है सैमुअल बेकेट ने। वो आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे और इस प्ले को एब्सर्ड प्ले भी कहा जाता है। 1952 में ये लिखा गया था, 1954 में ये पब्लिश हुआ था। सैमुअल बेकेट जो थे वो एक फेमस आयरिश ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में भी मिल जाएंगे। तो सैमुअल बेकेट एक फेमस आयरिश ड्रामाटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे। वेटिंग फॉर गोडो जो है ये इनका मास्टरपीस प्ले है और थिएटर ऑफ एब्सर्ड के क्लासिक वर्क्स में से एक है। मल्टी लेयर ड्रामा है, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं, बहुत से लोग इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, इसको जांचते हैं, इसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से जनरेट करते हैं। ये जो प्ले है ये एक एब्सर्ड प्ले है, लेकिन इसके अंदर एक डीप रिलीजियस मीनिंग भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो वेटिंग फॉर गोडो है ये दो ट्रैम्प्स की कहानी है, दो बंदों की कहानी है, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, जो कि वेट कर रहे होते हैं गोडो का। अब उनको नहीं पता गोडो कौन है, कहाँ है, कब आएगा, कैसे आएगा। बस उनको एक मैसेंजर आता है, वो एक पैगाम देता है कि गोडो जो है वो आपसे मिलने के लिए आएगा। बस उनको इतना ही पता है। और वो ये जो प्ले है ये दो एक्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट एक्ट में भी वो जो दो ट्रैम्प्स हैं वो यूजलेस हरकत करते हैं, वेट करते रहते हैं गोडो का, और मीनिंगलेस उनके डायलॉग हैं, मीनिंगलेस उनकी हरकतें हैं, वो करते रहते हैं। और सेकंड एक्ट में भी यही कुछ ही करते हैं, लेकिन गोडो जो है वो नहीं आता उनसे मिलने के लिए बिल्कुल भी। तो बहुत से लोग जो है गोडो को वो गॉड से जो है सिंबलाइज करते हैं, या फिर होप से सिंबलाइज करते हैं, या फिर होप फॉर साल्वेशन से सिंबलाइज करते हैं। तो इस तरह से इसके डिफरेंट जो है वो इंटरप्रिटेशन है इस प्ले की। तो पहले जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, या फिर दूसरे जो एग्जिस्टेंशलिस्ट लिटरेचर हैं, इनकी एग्जिस्टेंस से पहले इस प्ले को क्रिश्चियन एलेगरी भी कहा जाता था और इसको रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी इसकी की जाती थी। जैसे क्रिश्चियन मिथ है दो थीव्स की, और वेटिंग ऑफ सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट जो है वो दोबारा आएंगे इस दुनिया में, और जो हिंदू फिलॉसफी है उसके अवतार की। तो इस तरह से ये जो प्ले है ये बहुत से मायनों में रिलीजियस इंटरप्रिटेशन रखता है, और डिफरेंट जो इंटरप्रिटेशन है वो इस प्ले की गई हैं, और इस तरह से इसको रिलीजियस प्ले भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बहुत से पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे जिससे हम ये जो है अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये जो प्ले है ये एक रिलीजियस प्ले है। तो सबसे पहले है होप फॉर सैल्वेशन। ये वेटिंग फॉर गोडो की बहुत सारी अप्रोचेज़ में से एक है जो कि अप्रोच करते हैं, जो कि ये बहुत से जो ऑथर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कहते हैं कि वेटिंग फॉर गोडो जो है वो एक रिलीजियस प्ले है। तो वेटिंग फॉर गोडो के अंदर सैल्वेशन की जो है वो होप है कि जो व्लादिमीर एस्ट्रागोन है वो किसका वेट कर रहे हैं, गॉड का। या फिर व्लादिमीर एस्ट्रागोन किसका वेट कर रहे हैं, बका का, सैल्वेशन का, कि वो जो है एट द एंड ऑफ द प्ले या एट द एंड ऑफ द डे वो बच जाएँगे। तो इस तरह से ये चीज़ इनको जो है वो एक रिलीजियस प्लेस इस प्ले को रिगार्ड करती है। क्योंकि इस प्ले के अंदर बहुत से रेफरेंसेस हैं जो कि गॉड से हैं, क्राइस्ट से हैं और होप फॉर सल्वेशन से हैं। ये जो दो ट्रैम्प्स हैं व्लादिमीर एस्ट्रागोन, ये वेट कर रहे हैं गोडो का। और बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया है इसको, इस प्ले को एज अ रिलीजियस प्ले। कुछ क्रिटिक्स जो हैं वो ये ओपिनियन रखते हैं कि ये एक रिलीजियस ड्रामा है, और जो दो ट्रैम्प्स हैं वो सल्वेशन के लिए वेट कर रहे हैं, यानी कि अपनी बका के लिए वेट कर रहे हैं। यानी कि जो जजमेंट एट द डे ऑफ जजमेंट होगा तो उस दिन इनकी जो है वो सैल्वेशन की जाएगी, यानी कि ये बच जाएँगे, ये अपनी मग़फ़िरत के लिए वेट कर रहे हैं। और ये भी कि एक दिन जो है गोडो है वो आएगा और ये जो 2 ट्रैम्प्स हैं ये बच जाएँगे, ये सेव हो जाएँगे। लेकिन ये जो पीरियड है इनकी वेटिंग का वो सफ़रिंग और टॉर्मेंट से भरा हुआ है, ट्रॉमास से भरा हुआ है। क्योंकि जो एस्ट्रागोन है उसको डेली ही आके कोई ना कोई पीट जाता है रात को, और जो व्लादिमीर है वो बेचारा भी अपने हेल्थ इश्यूज़ से सफ़र कर रहा है। और जो दोनों हैं, ये जो दोनों हैं व्लादिमीर एस्ट्रागोन, ये चाहते हैं कि ये अपनी इन सफ़रिंग से बच जाएँ, लेकिन फिर भी दुनिया की जो क्रुएल्टी है वो इन पे आया हो ही जाती है। तो इस तरह से उनको एक उम्मीद है, वो फिर भी वेट करते रहते हैं व्लादिमीर एस्ट्रागोन, वो गोडो का। हालाँकि होप की कोई वजह है नहीं, वेट करने की कोई इतनी बड़ी वजह है नहीं। वो चाहते तो वो वहाँ से जा भी सकते थे, लेकिन उनको एक उम्मीद है, एक होप है कि गोडो जो है वो ज़रूर आएगा और उनकी सैल्वेशन जो है वो यकीनी है।
नेक्स्ट सेंट ऑगस्टीन ने रिमार्क्स किए हैं जब वेटिंग फॉर गोडो के बारे में सैमुअल बेकेट से पूछा गया कि जो थीम है इस प्ले की वो क्या है, तो उन्होंने सेंट ऑगस्टीन के जो वर्ड्स थे उनको रिमार्क्स किया कि डू नॉट डिस्पेयर वन ऑफ थीव्स वाज सेव्ड, डू नॉट प्रिज्यूम वन ऑफ द थीव्स वाज डैम्ड। तो जो थीव्स थे जिनको क्राइस्ट के साथ ही सूली पे लटकाया गया था, जो कि क्रिश्चियनिटी में ये चीज़ है, तो उन्होंने सेंट ऑगस्टीन के जो ये वर्ड्स हैं ये रिमार्क्स किए कि मायूस मत हो, एक थीव जो है वो बच गया था, तो खुश भी मत हो क्योंकि एक थीव जो है वो उसको जो है वो सूली पर लटका दिया गया था। तो ये रिमार्क्स किया उन्होंने, यानी कि ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस क्लियरली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट वन है थीम ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ सैल्वेशन। अब ये जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। जो थीम है दो थीव्स की क्रॉस के ऊपर, ये थीम अनसर्टेनिटी ऑफ होप ऑफ सल्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है कि जो दो थीव्स थे क्रॉस में जो है वो क्राइस्ट के साथ उनको सूली पे लटकाया गया था, जिनमें से एक बच गया था। तो ये चीज़ जो है वो अनसर्टेनिटी को भी शो करता है कि आया कि ये भी उन थीव्स की तरह ही सूली पे लटका दिए गए, तो एस्ट्रोगन और व्लादिमीर। और चांस भी है बिस्टोवल ऑफ डिवाइन ग्रेस का, यानी कि जो गॉड है वो उनको माफ़ भी कर सकता है और उनको सूली पे भी लटकाया जा सकता है, यानी कि डे ऑफ जजमेंट में इनको जो है वो पास भी किया जा सकता है और इनको जो है वो कर्स भी किया जा सकता है। तो इस तरह ये जो अनसर्टेनिटी है सैल्वेशन की, ये पूरे प्ले में घूमती रहती है। जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्लिसिट रेफरेंस है सैल्वेशन का वो व्लादिमीर की मेंशन में आता है, जब व्लादिमीर ने जो है उन थीव्स को जो कि क्रूसीफाई किए गए थे क्राइस्ट के साथ ही, उनका जब रेफरेंस दिया, जिनमें से एक जो है वो बच गया था और दूसरा जो है उसको सूली पे लटका दिया गया था। तो जब एस्ट्रागॉन जो है उसने पूछा थीव के बारे में जो कि सेव हो चुका था, तो व्लादिमीर ने कहा कि वो जो थीव था वो किससे बचाया गया? हेल से बचाया गया। यानी कि वो जहन्नम में नहीं जाएगा क्योंकि उसको बचा लिया गया। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो रिवॉल्व करती है इस पूरे प्ले के अंदर। व्लादिमीर जो है वो अब 4 इवेंजलिस्ट्स के बारे में बात करता है। वो 4 इवेंजलिस्ट हैं सेंट मैथ्यू, सेंट मार्क, सेंट ल्यूक और सेंट जॉन। और उनमें से सिर्फ़ एक ने ही जो है थीव को बचाने के बारे में सोचा, और जो 4 थे उनमें से वो वहीं पर ही थे, और उनमें से एक ने ही थीव की जो सैल्वेशन है उसके बारे में बात की। और जो 2 एवेंजलिस्ट थे उन्होंने किसी थीव को मेंशन नहीं किया, जबकि जो थर्ड था उसने कहा कि इन दोनों ने ही क्राइस्ट को अब्यूज़ किया है। तो इस तरह से ये चीज़ भी जो है रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को शो करती है इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट है द चांस रिमार्क्स मेड बाय 2 थीव्स। जब से इस दुनिया की हिस्ट्री शुरू होती है तब से ही मिलियंस ऑफ पर्सन्स हैं जिनको उनके मिसडीड्स की वजह से, बुरे कामों की वजह से जो है सज़ा दी जाएगी। और सिर्फ 2 थीव्स ही थे, यानी कि अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ 2 थीव्स ही थे जिनको सेव होने की, यानी कि बचने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वो क्राइस्ट के साइड पर ही थे, बाय द साइड ऑफ क्राइस्ट, माउंट कैलवरी में, जो कि एग्जीक्यूशन का वेट कर रहे थे। एक ने क्राइस्ट को अब्यूज़ किया और उसको जो है सज़ा दी गई, और जबकि दूसरा जो था उसने प्रोटेक्ट किया क्राइस्ट को, और जो गेटवेज़ ऑफ लाइफ इटर्नल, यानी कि उसको फिर सेव कर लिया गया, वर थ्रोन ओपन टू हिम। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ने क्राइस्ट को अब्यूज़ किया तो उसको जो है वो हेल में डाल दिया गया, यानी कि उसको सज़ा दी गई, लेकिन एक जो था जिसने क्राइस्ट को प्रोटेक्ट किया उसको सेव कर लिया गया। तो इस तरह से जो डैम्ड थीव था उसने उस चांस को बिल्कुल ही मिस कर दिया। नेक्स्ट है गॉड्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन बिस्टॉविंग ग्रेस। गॉड जो था वो खुद भी अनप्रिडिक्टेबल था कि आया कि वो काइंड होगा या फिर वो पनिश करेगा, और जो कि मैसेंजर था और जो कि गोड्स की भी देखभाल करता था। अब ये मैसेंजर कौन है? ये वो मैसेंजर है, ये वो लड़का है जो कि एस्ट्रोगन और व्लादिमीर को गोडो के बारे में आगे बताता था, और वो बकरियां भी चराता था, और गोडो के साथ भी उसका अच्छा ही बिहेव था। लेकिन जो उस लड़के का भाई था, जो कि जो शीप्स थी उनको लुक आफ्टर करता था, शीप्स का ख्याल रखता था, देखभाल करता था, उसको गोडो मारता था। और यहाँ पे एक डायलॉग है, व्लादिमीर पूछता है एंड व्हाई डज ही बीट यू, और बॉय जो है वो रिप्लाई करता है आई डोंट नो सर। तो इस तरह से जो ये बॉयज़ हैं, ये जो भाई हैं, ये पैरेलल हैं केन और एबिल के।
तो इस तरह से जो ये रिलीजियस मैसेज यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप अच्छा करोगे, आप काइंड होते हो, तभी आपको जो है वो बिस्टोवल ऑफ डिवाइन ग्रेस मिलेगा, यानी कि आपको आपकी लाइफ जो है वो सेव हो जाएगी, बच जाएगी, आप हेल से बच जाओगे। लेकिन अगर आप जो है अच्छे काम नहीं करते या फिर गोडों के साथ आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो जो है आपके सर्वाइवल का कोई चांस नहीं है। केन और एबल ये भी भाई भाई ही थे, ये दोनों इनमें से एक जो था वो अच्छा था और एक जो था वो अच्छा नहीं था। तो इस तरह से ये चीज़ जो है वो रिलीजियस इल्यूजन को और रिलीजियस रेफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है टू डिविजन ऑफ मैनकाइंड। अब जो चैंस बिस्टॉवल ऑफ ग्रेस है उसने ह्यूमन बीइंग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक वो जो कि बच जाएंगे और एक वो जिनको सज़ा दी जाएगी। इसी तरह जब पोज़ो और लकी जो वापस जब लौटते हैं ट्रैम्प्स की तरफ, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर के पास वापस आते हैं, तो एस्ट्रागोन जो है वो चिल्लाता है एबल एबल, और पोज़ो जो है वो भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। और जो एस्ट्रागोन है वो केन केन कहता है, यानी कि इन दोनों के नज़दीक जो है जो ह्यूमैनिटी है वो भी इन दो भाइयों की तरह ही डिवाइडेड है, जिनमें से एक वो ह्यूमैनिटी वो ह्यूमन बीइंग्स जो कि सेव कर लिए जाएंगे और वो ह्यूमन बीइंग्स जो कि डैम कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पोज़ोस फेलियर। अब इस प्ले के अंदर जो पोज़ो एंड लकी ये मास्टर और स्लेव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। पोज़ो एंड लकी जो है ये एक मेले में जाते हैं। पोज़ो जो है वो चाहता है कि वो लकी को बेच दे जाके, लेकिन इमीडिएटली लकी और पोज़ो जो हैं उनमें से जो पोज़ो है वो ब्लाइंड हो जाता है, लकी जो है वो गूंगा हो जाता है। तो इस तरह से पोज़ो जो है वो कुछ नहीं देख सकता फेयर में, मेले में कि क्या हुआ, और लकी जो है वो कुछ बोल नहीं सकता। तो इस तरह से जब वो उन ट्रैम्प्स के पास वापस आते हैं तो ना तो वो कुछ बोल सकते हैं और ना ही अब लकी जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और पोज़ो जो कि ब्लाइंड है उसको कुछ पता ही नहीं कि मेले में क्या हो, तो वो बोल भी कुछ नहीं सकता। तो इस तरह से पोज़ो जो है उसको लगा था कि वो जो डिवाइन के एक्शन हैं, जो गॉड के एक्शंस हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको वो मुतासिर कर सकता है। लेकिन इस चीज़ का उसको जवाब तब मिलता है जब उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में डिसेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरह से ये चीज़ भी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को शो करती है। रिलीजियस और क्रिश्चियन प्ले वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये होप फॉर सॉल्वेशन से कंसर्न है, और वर्किंग ऑफ गॉड से भी, ग्रेस से भी कंसर्न है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है इसको क्रिश्चियन या रिलीजियस प्ले कहती है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन जो है उनका जो वेट है वो इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है जो कि उनके फेथ और होप को रिप्रेजेंट करता है। और व्लादिमीर जो है वो क्योंकि काइंड है एस्ट्रागोन की तरफ, क्योंकि एस्ट्रागोन को डेली ही रात में आके जो कुछ लोग हैं वो आके पीट जाते हैं, तो व्लादिमीर जो है वो काइंडनेस शो करता है एस्ट्रागोन की तरफ। तो इस तरह से ये जो प्ले है, क्योंकि इसके अंदर जो एस्ट्रागोन और व्लादिमीर हैं वो एंड तक वेट करते हैं गॉडो का, तो ये चीज़ उनके फेथ और होप को सिंबलाइज करती है। तो इस तरह से ये एक रिलीजन या क्रिश्चियन प्ले कहला सकता है। अब थॉट ऑफ सुसाइड यहाँ पे है, क्योंकि जो सफरिंग्स हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागोन की, उनका जो है सोल्यूशन व्लादिमीर एस्ट्रागोन के लिए ये लगा कि ये दोनों अगर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे और सुसाइड कर लेंगे तो इनकी सारी जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसमें जो व्लादिमीर है वो कहता है वी शुड हैव थॉट ऑफ इट व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग इन द 90s। वो कहता है कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए था जब दुनिया जो थी वो यंग थी, और जब हम भी यंग थे तो उस वक्त हमें सोचना चाहिए, हमें उसी वक्त ही सुसाइड कर लेना चाहिए था। लेकिन जो सुसाइड है वो सही नहीं माना जाता किसी भी रिलीजन में, किसी भी मज़हब में। तो इस तरह से ये चीज़ भी रिलीजियस प्ले को जो है वो सिग्निफाई करती है वेटिंग फॉर गॉडो को। नेक्स्ट है द डेड वॉइसेस। अब व्लादिमीर एस्ट्रागोन जो है वो अपने आप को चाहते हैं कि वो थिंकिंग से रोक सके, लेकिन वो रोक नहीं पाते, और वो ये सोचते हैं कि थिंकिंग जो है वो डेंजरस नहीं है, बल्कि क्या चीज़ डेंजरस है कि हम सोच रखें। यानी कि अगर हमारे पास सोच है तो हम ज़ाहिर सी बात है थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। तो वो कहता है कि अगर हम थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये चीज़ डेंजरस नहीं है, बल्कि डेंजरस ये चीज़ है कि हम सोच रखते हैं। अब जैसे एनिमल्स हैं, उनकी कोई सोच नहीं होती, उनके पास अक्ल नहीं होती, तो वो सोचते भी नहीं हैं। तो वो यही बात कह रहा है कि अगर हमारे पास अक्ल ना होती तो हम सोचते भी ना। तो इस तरह से सोचना बुरा नहीं है, बल्कि जो चीज़ हमारी सोच है, जो हमारी अक्ल है, वो चीज़ जो है वो ज़्यादा टेरिबल है। और व्लादिमीर एस्ट्रागोन जो है वो भी चुपके-चुपके ही बात करते हैं, क्योंकि वो डेड वॉइसेस सुनना चाह रहे होते हैं, जो कि उनकी जो लाइफ़ की मिस्ट्रीज़ हैं कि इंसान क्या है, क्यों है, कैसे, और मरने के बाद उसके साथ क्या होगा, उनको वो जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, जान नहीं पाते, जो कि उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग की लिमिट को शो करती है। नेक्स्ट है द ट्रैम्प्स फेथ। अब क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन की सपोर्ट में ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि व्लादिमीर और गोगो जो है, व्लादिमीर और गोगो यानी कि व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, वो पोज़ो और लकी से सुपीरियर हैं, क्योंकि पोज़ो और लकी की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है गोडो के साथ, जबकि व्लादिमीर एस्ट्रागोन की अपॉइंटमेंट है गोडो के साथ, यानी कि उनकी बका का, उनकी सॉल्यूशन के चांसेस हैं, ना कि लकी और पोज़ो के। तो इस तरह से जो जो ट्रैम्प्स का फेथ है वो उनके सर्वाइवल की वजह बनेगा एट द डे ऑफ जजमेंट। नेक्स्ट है एविडेंस अगेंस्ट वेटिंग फॉर गॉड इज नॉट अ रिलीजियस प्ले। अब पीछे जो था हमने वेटिंग फॉर गॉड एज अ रिलीजियस प्ले उसको डिस्कस किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजियस प्ले किस तरह से वेटिंग फॉर गॉड नहीं है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन है ऊपर हमने जितनी भी की हैं वो बहुत से इसेंशियल फीचर्स को जो है वो नज़रअंदाज कर देती हैं, जो कि इस प्ले को एक रिलीजियस प्ले नहीं बनाता। अब ये जो फीचर्स हैं वो कांस्टेंट स्ट्रेस डालते हैं कि गोडो की जो है अपॉइंटमेंट एस्ट्रागोन और जो व्लादिमीर है उसके साथ जो अपॉइंटमेंट है वो अनसर्टेन है, यानी कि उनको ना टाइम का पता है, ना दिन का पता है, ना ही किसी एक प्रोमिनेंट मखसूस जगह का पता है जहाँ पे उन्होंने गोडो के साथ मुलाकात करनी है। गोडो की जो अनरिलायबिलिटी और उसकी जो इरेशनैलिटी है वो भी अयां हो जाती है इस प्ले के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गोडो वाकई में उनसे मिलना चाह रहा होता तो वो उनके एग्जैक्ट लोकेशन तो देता, एग्जैक्ट टाइम देता, एग्जैक्ट प्लेस देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस तरह से जो वेटिंग फॉर गोडो का जो प्ले है ये एक एब्सर्डिटी को शो करता है, और जो गोडो है उसके लिए जो वेट किया जा रहा है वो भी एब्सर्डिटी और मीनिंगलेसनेस को शो करता है, जो कि जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि जो वेटिंग फॉर गोडो एक रिलीजियस प्ले है। नेक्स्ट है नॉट टाइड टू गोडो। एस्ट्रागोन और जो व्लादिमीर हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है कि वो गोडो का वेट करें, वो अपनी मर्ज़ी से ही गोडो का वेट करें। हालाँकि जो एस्ट्रागोन है वो बार-बार प्ले के अंदर कहता है व्लादिमीर से कि हमें जो है नहीं करना चाहिए वेट, हम क्यों वेट करें, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन व्लादिमीर जो है वो कहता है, क्योंकि उसका रिलीजियस बिलीफ थोड़ा ज़्यादा है, वो कहता है कि नहीं हम वेट करेंगे और ये वो। तो इस तरह से जो उनकी ये जो उनकी हरकत हैं, ये जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको शो कराती हैं कि वो टाइड नहीं है गोडो के, वो मजबूर नहीं हैं। वो अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके लिए वेट करते हैं। और प्ले की कुछ जगहों पे व्लादिमीर जो है वो भी कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा होता है कि हम क्यों वेट करें, लेकिन एस्ट्रागोन जो है वो भी इमीडिएटली जो है उसको समझाता है कि हम जो है हमें वेट करना पड़ेगा और हम वेट करेंगे, और इस तरह से। और व्लादिमीर जो है फिर उसको जल्दी-जल्दी से उसके माइंड में यही ख़्याल आ जाता है कि हाँ भई हम जो है बस हमने वेट करना है तो करना ही है। और वो एक इर्रेशनल हैबिट्स है, यानी कि उनके पास कोई अकल नहीं है। वो कम अक्ली में ही और फ़ज़ूल किस्म के जो उनके ख़यालात हैं उनकी ज़द में आकर ही वो गोडो का वेट कर रहे हैं। तो आप कंक्लूड कर देते हैं इस टॉपिक को, जैसा कि हमने ऊपर जो है वो डिस्कस कर लिया है बहुत ज़्यादा कि किस तरह से जो वेटिंग फॉर गोडो है वो रिलीजियस प्ले है और किस तरह से रिलीजियस प्ले नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्ले है वो रिलीजियस प्ले भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो कि इसको रिलीजियस प्ले बना रहे हैं, और इसमें होप फॉर साल्वेशन है, जो ट्रैम्प्स का फेथ है, और उनकी जो होप है कि गोडो जो है वो आएगा और ज़रूर आएगा, ये चीज़ जो है रिलीजियस प्लेस को बनाती है। लेकिन कुछ इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एब्सर्डिटी को और मीनिंगलेसनेस को शो करते हैं, जो कि इस चीज़ को जो है वो इंडिकेट करते हैं, इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट करते हैं कि जो वेटिंग फॉर गोडो है वो एक रिलीजियस प्ले नहीं है।